नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं फायर मीडिया के साथ और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त हमारे साथ किश्तवाड़ से रह चुके विधायक और वर्तमान में स्टेट जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी से सुनील शर्मा जी हैं। आइए बात करते हैं। काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, अलग अलग लोगों ने हमारे साथ बात की, काफ़ी सारे इश्यूज़ पे जो है अप्रोच किया। कुछ खास इश्यूज़ रखेंगे हम किश्तवाड़ के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के, कि आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी जम्मू कश्मीर के ऊपर ख़ास तौर पर बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से जम्मू कश्मीर के लिए ख़ास क्या क्या काम कर रही है। इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है वो वीडीसीज़ का इशू है। वीडीसीज़, एसपीओज़ और साथ में वीडीसी मेंबर्स का इशू, जिसमें काफ़ी सारे वीडीसीज़ जो हैं हमारे पास आते हैं और बात भी करते हैं कि आखिर वीडीसीज़ के लिए ये सरकार क्या कर रही है, क्योंकि वीडीसीज़ को सबसे ज़्यादा उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से हैं। चलिए बात करते हैं, आखिर जानते हैं कि आखिर क्या रणनीति है भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वक्त देने के लिए। वीडीसीज़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू इस वक्त बना हुआ है और मैंने काफ़ी कोशिश की आपसे बात करने की इस इशू पे। क्या कुछ चल रहा है वीडीसी और एसपीओ के बीच? एसपीओज़ ने जो है तनख्वाह अपनी वीडीसीज़ को बंद कर दी है, मामला कोर्ट में है, क्या पूरा चल रहा है और आपकी रणनीति क्या है भविष्य में इस पर? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। विलेज डिफेंस कमेटीज़ 90s के दशक से लेके अभी तक आतंकवाद से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और बहुत ही मीगर ऑनरेरियम उनको अभी तक मिलता रहा है। चूँकि विलेज डिफेंस कमेटीज़ जो हैं, ग्राम सुरक्षा समितियां जो हैं, ये एक्सजेंसी में बनाई गई थी। जब मिलिटेंसी पीक पे थी तो उस वक़्त एक्सजेंसी में बनाई गई। इनके लिए कोई सॉलिड उस वक़्त कोई रूल, कोई रेगुलेशंस, कोई पॉलिसी नहीं बनी। हर वीडीसी में 3 फर्स्ट 3 एसपीओज़ रखे गए, उनके नाम पे ऑनरेरियम आता गया और वो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता गया 8 के मध्य। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में आई तो वीडीसीज़ और एसपीओज़ की सैलरी को एनहांस किया गया। मींस जिस एसपीओ की सर्विस 15 साल से ज़्यादा है उनको 18,000 प्रति माह मिलने लगा और ऐसी कोई वीडीसी नहीं है जिसमें एसपीओ कोई 15 साल से कम है। दैट मीन्स कि 3 एसपीओ जो हर वीडीसी में थे, तीनों के नाम पे 18,000 रुपया आने लगा और 54,000 रुपया 8-10 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता गया। इस बीच में बहुत सारी समस्याएं आई। एक बहुत बड़ी समस्या, कुछ एसपीओज़ कोर्ट में चले गए और उनने कहा कि सैलरी हमारे नाम पे आती है, इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूट हम न करें, हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम नहीं करेंगे, हम ड्यूटी देंगे लेकिन बाकी लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेके एक डायरेक्शन दी कि एसपीओ बाउंड नहीं है सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी वीडीसीज़ में एसपीओज़ ने सैलरी बांटना बंद कर दिया। एक बहुत बड़ा मेस, एक बहुत बड़ा क्यास मच गया। जो वीडीसी मेंबर 5 या 6 या 7 किसी भी हर वीडीसी का अलग अलग स्ट्रेंथ थी, उनमें बाकी जो 3 के अलावा जो बाकी बचने लगे वो सैलरी के बगैर थे। एक तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या, कुछ सालों से जो एसपीओज़ के पद रिक्त हो रहे थे, कोई नौकरी सरकारी जॉब में जाता था, किसी की डेथ हुई या किसी कारणवश वो नौकरी छोड़ देता, तो एसपीओ की वैकेंसी फिल नहीं की जा रही थी काफ़ी सालों से। उस वजह से भी वीडीसीज़ में काफ़ी डेफिशिएंसी आ चुकी थी एसपीओज़ की, जो सैलरी नहीं आ रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि लगभग डिफंक्ट हो चुकी थी वीडीसीज़। जब ये बात उठी, ये आवाज़ उठी, चूँकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सक्लूसिव वीडीसी सेल इसको देखता है, तो इस पर हमने पूरी छानबीन की, जांच की, कहाँ कहाँ इसके लैकुनाज हैं, क्या प्रॉब्लम है और इसके सलूशन क्या है। और काफ़ी समय से इस बात को हमने यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी
डिस्कस किया, चर्चा की। आप भी इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने बात केंद्र सरकार तक भी पहुंचाई हुई है, तो इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या कुछ चल रहा है, क्या पॉलिसी आप बना रहे हैं भविष्य में और क्या फ़ायदा मिलने वाला है वीडीसी एसपीओज को? मैं इसी को विस्तार से बोल रहा था, मैं आपके इसी प्रश्न का जवाब दे रहा था। तो बहुत सारे टाइम हमने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डीजीपी है, चाहे होम कमिश्नर है, उनसे बात की। अंतोगत्वा इस नतीजे पे पहुँचे कि ये सारा जो इशू है ये एमएचए में डिस्कस होगा। तो अभी हमारी मीटिंग ऑनरेबल होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी से हुई है और लगभग 90% ये चालू हो चुका है। अब 10% हम मानते हैं कि जब ये ऑर्डर बाहर आएगा उस वक़्त हो जाएगा। हमारा इसमें यही था कि जनरल लाइन एसपीओज जो हैं वो अलग हों और वीडीसीज में कोई एसपीओ नहीं होने चाहिए। इक्वल 8 के 8 एसपीओ मानो या 8 के 8 सदस्य मानो, सबकी सैलरी जो है वो डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र होनी चाहिए, किसी 3 के नाम पे नहीं होनी चाहिए। और इस पे सहमति हो चुकी है। ये बहुत ही मुबारक वाली बात है, ये बहुत ही हर्ष वाली बात है। तो क्या अंत में यही फैसला आएगा सामने? बिल्कुल, ये फैसला देखिए, फैसला तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने किया हुआ है, अब इसको कोई चेंज थोड़ी कर सकता है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए और जनरल लाइन जो एसपीओ है उसकी अलग है, उसकी भर्ती अलग होगी, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, मैट्रिक पास, 28 साल से कम उम्र, कद, जाति, रेस, वो अलग है। लेकिन वीडीसी जो है उसकी अलग होनी चाहिए। एक सदस्य या एक एसपीओ ही माने, जो भी उसकी डेजिग्नेशन दें, जो भी उसका नॉमेनक्लेचर आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो रिक्त पद है वो सारे फिलअप किए जाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ही ये सारा होने वाला है, इसमें महीने भी नहीं लगेंगे, लगभग सारा हो चुका है। मैं ही फॉलो कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से इस इशू को, पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी ने मुझे इस काम के लिए लगाया है कि ये सारा इशू रिजॉल्व करना। और मैं लगातार यहाँ जो प्रदेश की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ संपर्क में हूँ और जिस प्रकार से, जिस स्पीड से, जिस गति से ये काम हो रहा है, चंद दिनों में आप देखेंगे कि इनका ये इशू रिजॉल्व होगा। विशेषकर जो सैलरी का है, किसी भी एसपीओ के नाम पे नहीं आएगी, 8 के 8 नाम पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र सैलरी आएगी और रिक्त जो पद हैं उनको फिलअप किया जाएगा। इसके साथ साथ काफ़ी डेली वेजर्स भी इस कयास में है कि उनको भी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी दी जाए, एक परमानेंट पॉलिसी दी जाए। काफ़ी सारे डेली वेजर्स इस इंतज़ार में हैं, तो उन पर आप क्या सोच रहे हैं? क्या चुनाव तक ही इसका इंतज़ार रहेगा या फिर उससे पहले इनका हल निकल जाएगा? देखिए, डेली वेजर्स का सलूशन मुझे लगता है कि चल रहा है, कोई न कोई वे आउट इनका निकाला जा रहा है, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए समय लग रहा है। आपको मैं कहूँगा, जब हमारी सरकार थी, कोलिशन की सरकार थी, उस समय भी हमने जब आंकड़ा निकाला तो पहले 60,000 का आया। फिर कहाँ कहाँ से कैसे कागज़ तैयार होने लगे, किस किस अफसर के घर में, किस किस इंसान के घर में वो डेली वेजर्स निकलने लगे, चलते चलते लाख, 1.25 लाख तक पहुँचे। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, बहुत बड़ा बजट होता है, लाख, 1.25 लाख एम्प्लॉयज़ को एट ए टाइम एंगेज करना, ये बहुत बड़ा काम है किसी भी स्टेट के लिए। इवन मुझे लगता है किसी कंट्री के लिए एट ए टाइम 1.25 लाख एम्प्लॉयज़ का बोझ डालना ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है, इसके लिए बजट तैयार किया जा रहा है, इसके लिए डिस्कशन हो रहा है, इसके लिए लीगल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में इस वक्त डेली वेजर्स का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ओवरनाइट ये चीज़ें नहीं होती है। पिछले इतने सालों से इन पर कोई चर्चा नहीं हुई, इन पर कोई बात नहीं हुई। जिसको जब मर्जी आई कागज़ पे लिख दिया कि एंगेज कर दिया, तो कहीं पे भी उसको मतलब कोई सैलरी नहीं, कोई सर्विस कंट्रोल नहीं, कोई सिस्टम नहीं, ऐसे चलते गए। तो पहली बार इनको रेगुलेट करने के लिए एक इस वक्त सरकार की एक प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में डेली वेजर्स को भी खुशी होगी जो सरकार की पॉलिसी आएगी। सुनील जी, जम्मू कश्मीर से 370 हटे हुए 2 साल हुए हैं और लोगों ने खूब खुशियां भी मनाई, लेकिन क्या 370 हटने से सिर्फ लोग खुशियां ही मनाएंगे या फिर कुछ ज़मीन पे हुआ भी है? आपके हिसाब से 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कितना विकास हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, नई चीज़ें क्या जम्मू कश्मीर में आई हैं आपके हिसाब से? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो 370 हटा, इसको केवल एक नज़रिए से न देखें आप कि भाई लोगों को सिर्फ खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, ऐसा है, दूसरा है।
जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है एक पहाड़ की तरह धारा 370 का एक अजीब जुनून था, खासकर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो सेपरेटिज्म का बीज बोती थी। वो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो अलग राज्य है, उसका अलग कानून है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट लागू नहीं होते हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट का कानून लागू नहीं होता है। तो ऐसी मानसिकता तैयार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर भारत से थोड़ा सा हटके है। तो ये एक मानसिकता तैयार हुई, जिस मानसिकता ने यहाँ पे आतंकवाद दिया और जिस आतंकवाद में अभी लगभग लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि जो लाभकारी योजनाएं थी, वो लाभकारी योजनाएं भी जब तक न प्रदेश की सरकार, प्रदेश की असेंबली उनको यहाँ पे पास करते, तब तक वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होते। जो लाभकारी, जो आम आदमी के लिए लाभकारी कानून थे पार्लियामेंट के, इवन की डायरेक्शंस, वर्डिक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के, वो यहाँ पे लागू नहीं होते थे। तो शीतल जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये एक इतना बड़ा जो एक बवाल बनाया हुआ था 370 को लेके, और भारतीय जनता पार्टी की जो कमिटमेंट थी कि इस मानसिक दिशा को हम ख़त्म करेंगे, एक दिशा तय हो गई। तो दिशा तो कम से कम बदल गई। आपको मैं बताना चाहूँगा, जब 1947 से पहले लोग जो भारत में रह रहे थे, हालांकि उसी प्रकार का काम तब हो रहा था, शायद डेवलपमेंट भी हो रही होगी, हम तो नहीं थे, लेकिन एक मानसिक दिशा थी कि हम गुलाम हैं। एक मानसिक दिशा थी कि नहीं, यहाँ पे कोई और राज कर रहा है। इसी प्रकार से एक मानसिक दिशा 1947 15 अगस्त को तय हुई कि भारत हमारा है और पूर्ण तरीके से हमारा है, ये यहाँ पे सब कुछ हमारा है। धीरे धीरे डेवलपमेंट भी शुरू हो गई। इसी प्रकार से जो एक मानसिकता जम्मू कश्मीर में तैयार की गई थी 370 को लेके, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। एक डायरेक्शन मिली है कि यहाँ पे कोई भी अलग नहीं है, यहाँ पे कोई अलगाववाद नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई सेपरेटिज्म नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई अलग कानून नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई अलग चिन्ह नहीं चढ़ेगा, जो जिसका हम फ्लैग की बात कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अलग कर दिया है और हटा दिया है, और कंप्लीट एक सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे हम कहते हैं, एक मानसिक दिशा तय हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों की। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, यदि आपके पास कभी समय हो तो हम सिर्फ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे बात करेंगे। मैं पेंशन से लेके यहाँ पे स्कॉलरशिप से लेके बड़े बड़े नेशनल हाईवेज़ तक डिस्कस कर सकता हूँ, बड़े बड़े टनल्स डिस्कस कर सकता हूँ, हॉस्पिटल्स। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, पिछली सरकारों ने केवल पत्थर लगा दिए थे या अनाउंसमेंट कर दी थी। हमारे यहाँ कहा गया था कि मेडिकल कॉलेज आएगा, कहीं था, ज़मीन भी थी क्या? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही आज आपको मेडिकल कॉलेज राजौरी, मेडिकल कॉलेज कठवा, मेडिकल कॉलेज डोडा दिख रहा है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि पूरे देश में प्रति जो प्रदेश है, राज्य है, एक एक एम्स है। यहाँ पे 2 एम्स। आप जिस गति से उसका जो निर्माण कार्य देख रहे होंगे सांबा में, तो वो तो जितनी भी प्रशंसा करें वो बहुत कम है। आप देख लीजिए शीतल जी। लेकिन लोगों की जो उम्मीदें थी, क्या उससे उस उम्मीदों के बराबर ये काम हो रहे हैं या उम्मीदों से कम ही हैं? क्योंकि हम भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हम काफ़ी लोगों के कमेंट्स या फिर काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें देखते रहते हैं। लोग नाखुश दिखते हैं। क्या उनकी उम्मीदों से ये काम कम हुआ है? भले ही पहले की जो सरकारें हैं उनसे आपने ज़्यादा काम किया होगा, लेकिन लोगों की उम्मीदें से क्या आप ज़्यादा निकले हैं या फिर उस बराबरी में हैं या फिर अभी उस उम्मीदों को छू भी नहीं पाए? देखिए, इसको हमें 2 अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। कुछ उम्मीदें जो मुझे व्यक्तिगत हो सकती हैं, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। कुछ उम्मीदें मेरे इलाके को लेके होनी चाहिए, यहाँ पर डेवलपमेंट, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल को लेके होनी चाहिए। और दूसरा दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण से हमें 370 को देखना चाहिए, जो देशद्रोही लोग इस 370 की उस धारा को अपनी टोकरी में सर पे लेके जगह जगह भटकते थे और जम्मू कश्मीर की इस पूर्ण इंटीग्रेशन को क्वेश्चन मार्क लगाते थे। इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि कोई ऐसा नेतृत्व आया, कोई ऐसी लीडरशिप आई जिसने उस पिटारे को ही ख़त्म कर दिया।
अब न वो टोकरी दिखेगी, न वो धारा 370 दिखेगी। इस दृष्टिकोण से तो देखना होगा। जिस मैंने मानसिकता की बात कही, जिस मैंने मानसिक दिशा की बात कही कि अलग दिशा से अब जम्मू कश्मीर को देखना होगा, और देख भी रहे हैं। जहाँ तक आप उम्मीदों की बात कर रहे हैं, उम्मीद मुझे हो सकती है कि मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, मेरे गाँव में सड़क टूटी फूटी है, यहाँ पे सड़क बननी चाहिए, मेरे गाँव में स्कूल अपग्रेड होना चाहिए। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको हम 370 के साथ क्यों जोड़ते हैं? वो तो एक रूटीन वर्क है ना। तो नौकरियों के मसले में वो अलग एक डिस्कशन हो सकता है। लोगों के मानसिक में ये बस गया था कि 370 हटेगी तो डेवलपमेंट होगी। जिस मानसिकता की आप बात कर रहे हैं, तो हो सकता है लोगों की वही अभी मानसिकता होगी कि अब 370 हट गया है, अब तो डेवलपमेंट हो, अब तो उस तेज़ी से डेवलपमेंट हो जो 370 से पहले नहीं हो रही। शीतल जी, मुझे लगता है कि इस पे डिबेट करने की आवश्यकता है। मुझे बताइए, आप जिस क्षेत्र से कल आए हैं, किश्तवाड़ से आए हैं, आपने कहीं डेवलपमेंट निर्माण देखा? किश्तवाड़ आज आप शुरू करते हैं गाड़ी पे चढ़ना, आपको उधमपुर तक धूल दिखती है, काम दिखता है, मशीनें दिखती है, रोज़गार दिखता है, मजदूर दिखते हैं ना। ये सिर्फ किश्तवाड़ नहीं, वहाँ से पीछे भी अब सिंथन की तरफ भी काम चल रहा है। ये डेवलपमेंट नहीं है क्या? आप डोडा पहुँचते हैं, आपको मेडिकल कॉलेज पे काम दिखता है, ये काम नहीं है क्या? आप यहाँ से अभी कठुआ की तरफ जाएंगे, सांबा जैसी इतनी बड़ी जगह पे एम्स बन रहा है, क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? अभी दयालाचक छल्ला इस कठुआ वाले पे जाइए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहाँ पे काम कर रही है, काम नहीं है। आप जोजिला पे जाइए, गांधरबल में इतना बड़ा टनल बन रहा है, क्या ये काम नहीं है? जो करगिल, जिसे हम लेह लद्दाख कहते हैं, बिल्कुल कट ऑफ होता था, पूरी दुनिया से कट ऑफ होता था, सिर्फ एयर ट्रैफिक ही वहाँ पे चलता था, वहाँ पे आज टनल बन रहा है। ये छोटी बात नहीं है शीतल जी, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। और किसको डेवलपमेंट कहते हैं? सुनील जी, कुछ बातें सामने आ रही थी समाज में कि जम्मू को अलग राज्य बना दिया जाए, तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी बन रही है, क्या ऐसी कोई रणनीति बन रही है जम्मू को अलग राज्य बनाने का? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से इसके हक में नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। जम्मू कश्मीर हमारा है, पूरा जम्मू कश्मीर, एंटायर जम्मू कश्मीर हमारा है। हम क्यों अलग करें जम्मू को? किस बात पे करें? जिस कश्मीर के लिए कन्याकुमारी से लेके वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से लेके यहाँ पे राजस्थान, गुजरात के नौजवानों ने अपना खून बहाया है कश्मीर के लिए, इस पूरे जम्मू कश्मीर को एक रखने के लिए, भारत का एक मुकुटमणि रखने के लिए, आज हम इसको डिवाइड क्यों करें? किस बेस पे करें? नहीं करना चाहिए ये स्टेट। ठीक है, आप कश्मीर से इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी से। कश्मीर में वाकई में अगर देखा जाए 370 हटने के बाद, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर 15 अगस्त की बात करें या फिर जन्माष्टमी की बात करें, तो एक अद्भुत सा दृश्य हम सब ने देखा, झांकी के रूप में ढोल नगाड़ों के साथ वहाँ पर झांकी निकली। क्या वाकई में ज़मीनी सतह पे कश्मीर बदल रहा है? कश्मीर के लोगों की जो मानसिकता है वो बदल रही है? और अगर पार्टी के कोण से देखें तो भारतीय जनता पार्टी किस मजबूती के साथ अभी कश्मीर के अंदर है, क्योंकि आप वहाँ के इंचार्ज भी हैं? मैं पिछले 3 साल से कश्मीर मामलों का प्रभारी हूँ पार्टी के दृष्टि से। जहाँ तक आप 5 अगस्त 2019 के बाद की बात कर रहे हैं, आपको मैं कहना चाहूँगा 3 इंसिडेंट्स मैंने लगातार, मैं कश्मीर में था जब इस प्रकार की घटनाएं घटी। आपको मैं 5 अगस्त की बात सुनाता हूँ, आपको मैं नवंबर 7 या 9 था 2019 की बात सुनाता हूँ, और आपको मैं 1 सितंबर अभी जो ये चल रहा है महीना, इसकी बात सुनाता हूँ। 5 अगस्त एक इतना बड़ा डिसीजन, हिस्टोरिकल डिसीजन, ऐतिहासिक फैसला, जिस पर यहाँ पे लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सेपरेटिस्ट्स ने इतना बड़ा मतलब वो बनाया हुआ था कि नहीं, ये 370 हटने से खून की नदियाँ बहेंगी, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। एक चिड़िया का भी पर नहीं कटा, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीरियों ने इसको एक्सेप्ट किया। एक घटना। दूसरी घटना, जब राम मंदिर का फैसला आया, कोई छोटा फैसला नहीं था, सैकड़ों साल हर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी वर्डिक्ट देने से सोच रहा था क्या करें क्या नहीं करें, छोटी बात नहीं थी। कश्मीर जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मैं चूँकि उस वक़्त बर्फ़ पड़ी हुई थी कश्मीर में, मैं खुद टीवी देखने के लिए लाल चौक में एक टीवी की दुकान पे खड़ा था उस वक़्त, मैं व्यक्तिगत रूप से।
मुझे लगा कि शायद आज राम मंदिर का फैसला आया तो बहुत बड़ी घटना होगी, क्या होगा, ऐसा होगा, कोई प्रोटेस्ट होगा। शीतल जी, आप यकीन नहीं करेंगे, फैसला आ रहा था, लोग रूटीन लाइफ में अपनी जीवन व्यतीत कर रहे थे। कोई आ रहा है ऑटो पे, कोई जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे, हालांकि बर्फ़ पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी लोग अपना जीवन जी रहे थे। किसी को भी कोई लेना देना नहीं, सब। इतना विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे पहली बार मुझे दिखा। तीसरी घटना मैं बताता हूँ। 1 सितंबर 2021 को गिलानी की मौत होती है, और इसको भी आज तक ऐसा बुनाया गया था कि जिस दिन गिलानी की मौत होगी, पता नहीं कितना लाखों लोग सड़कों पे आएंगे, ऐसा होगा, प्रोटेस्ट होगा, वैसा हो सकता है। रात को उसकी मौत होती है, उसे सुबह दफन किया गया। अब 2 सितंबर को मैं खुद भी कश्मीर में था। 2 सितंबर को मैं भी बुलवार्ड पे चल रहा था। बुलवार्ड वहाँ पे जो रोड है डल के किनारे, उसे बड़ा ही मतलब हार्ट ऑफ द सिटी माना जाता है। आप किसी से भी पता कर सकते हैं, कंप्लीट जैमिंग। जो गाड़ियाँ थी बुलवार्ड रोड पे जैम था, किसी को कोई लेना देना नहीं। क्या बदल रहे हैं लोग, बदल रहे हैं या प्रशासनिक दबाव है? यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर प्रशासनिक दबाव है तो मैं इसे भी अप्रिशिएट करूँगा। अगर प्रशासनिक दबाव से कोई घटना नहीं घटती है तो इसे मानना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी सफलता है। उस प्रशासनिक दबाव को हम नहीं मानेंगे जिसमें 110 लाशें गिरी, जिसमें 116 लाशें गिरी, जिसमें कत्लो गारद होता था। अगर प्रशासन ने दबाव डाला तो कम से कम आज किसी बाप के कंधे पे उसके बेटे की अर्थी तो नहीं है ना। उस सख्ती से अच्छा तो है आज वो अपने बेटे के साथ अंदर तो बैठा है, कहीं खून तो नहीं बहा ना। कितने लोगों की आंखें चली गई, कितने लोगों की जानें चली गई। तो ऐसी ढील को क्या मानेंगे आप? उससे बेटर है कि ये प्रशासनिक दबाव अगर आप कहते हैं, मैं उसी में मानता। लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता था, जो उनके चेहरे से लगता था, भाई नेचुरल मौत हुई, उसमें क्या है, उसमें कोई हमें करने की उस बात पे अब आऊँगा जो आपने प्रश्न पहले किया कि 370, इसी मानसिक दिशा की मैं बात कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी सफलता है भारत की, भारत के लोगों की, कश्मीर की, कश्मीर के जनता की। और उन लोगों को परास्त कर दिया गया, उन लोगों को आज कहीं न कहीं नकार दिया जिन्होंने ज़बरदस्ती की एक हवा खड़ी की हुई थी, उन लोगों को आज परास्त किया गया। और कुछ लोग जिनको कांग्रेस की सरकार ने या दूसरी अन्य पार्टी की सरकारों ने वहाँ पे बादशाह बना के बिठाया था, वो आज बिहाइंड द बार्स हैं। और ऐसे लोगों को, ऐसे और भी लोग जो भी कभी इस भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पे आंख उठाने की कोशिश करेगा, उसके लिए जेल का दरवाज़ा होना चाहिए। और वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया, उनको जेल दिया। आम लोग अपना जीवन व्यतीत करें, उनके लिए 5 अगस्त भी है, उनके लिए राम मंदिर वाला दिन भी है, उनके लिए गिलानी की मौत वाला दिन भी है। रूटीन लाइफ चल रही है, जैसे आम जनता जीवन जी रही है, वैसे कश्मीर की जनता। एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब जानना चाहूँगा, बिल्कुल जल्दी में, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है और इंटरव्यू भी काफ़ी लंबा हुआ है। एक छोटा सा सवाल जिस पर मैं आपको हर वक्त बात करता हूँ, आतंकवाद। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, आपका क्लियर स्टैंड है, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद की जड़ों को काटना है, आतंकवाद का सफाया करना है, और पिछले कुछ सालों से हमने ये देखा भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्याएं कश्मीर के अंदर ये नहीं थम रही हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो डीडीसी हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई सीनियर लीडर हो, ये नहीं थम रहा है। तो क्या आतंकवाद को ये 370 का हटना नहीं पच रहा है? क्या, क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो है वो निर्मम हत्याएं वहाँ पर हो रही? बड़ा ही छोटा जवाब दूंगा मैं। आतंकवाद एक कंट्री चला रही है, जिस कंट्री को सपोर्ट है बहुत सारी कंट्रीज़ का, और इसमें स्पॉन्सर्ड कुछ लोग कश्मीर में, हालांकि बहुत कम तादाद में है, 200-250 की तादाद में, जहां पे 6000 से लेके 10,000 तक आतंकवादी रहते थे, आज वहां पे 200-250 आतंकवादी ही रहते हैं। उनको भी लगभग जिस प्रकार से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन क्लीन कर रही है, वो क्लीन होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से डायरेक्ट वहाँ पे आतंकवाद के विरुद्ध बोलती है, वहाँ पे भारत के समर्थन में तिरंगे को लेके हमेशा वहाँ पे खड़े रहते हैं, तो वो उनका निशाना बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बड़े ही विश्वास से कहना चाहूँगा, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। आप बहुत जल्दी देखेंगे एक डिसाइसिव मोड पे कश्मीर का आतंकवाद है, और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है जिनको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लड़ाई लड़नी है, इसका खात्मा करेंगे, वो होगा। और आने वाले दिनों में आप बिल्कुल
बिल्कुल ऑपरेशन क्लीन को कंप्लीट मानेंगे। यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ की पुलिस इसको ख़त्म करके ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही वहाँ पे डटा है और इन जो ये हमारे यहाँ पे लोग शहादत हुई है उससे और ज़्यादा प्रेरित हुए हैं लोग। कोई घबराए नहीं है वहाँ पे, अपने देश के लिए, देश की एकता के लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू रहा, लेकिन काफ़ी एनर्जेटिक इंटरव्यू था। सुनील जी हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी और किश्तवाड़ से विधायक भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ मसले थे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मसला था VDCs का, जो आपने सुनील जी के ज़बानी खुद सुना। उसके अलावा काफ़ी सारी बातें भी हमने इनके सामने रखी और इनका जो जवाब है वो हमेशा की तरह इस समय भी काफ़ी मजबूती से रहा। देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं केंद्र में, या जो केंद्र में सरकार है, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की, देखने वाली ये बात है कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर बदलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले समय में ये भी पूरा जो है सब लोगों के सामने आ जाएगा। आप इसी तरह देखते रहिए फायर मीडिया, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। नमस्कार।